एक समय था जब मुझे अपने देश पर बड़ा गर्व हुआ करता था। मैं खुश रहा करता था कि मैंने भारत देश में जन्म लिया है। लेकिन जैसे जैसे यह समय बीता, मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे देश की जो मानसिकता है, लोगों की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं अब उतनी अच्छी नहीं रही। उसमें कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट आ गया है और हम सभी के सभी सिर्फ अपनी स्वार्थ, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं और क्यों इस भर्ती को लेकर मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम की। हमारा स्कूलिंग सिस्टम हमें कुछ बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमें एक सच्चा देशभक्त जरूर बना देता है। हमको इतनी गौरव गाथाएं पढ़ाई जाती हैं, हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि हमें अपने देश पर, जब हम स्कूलिंग करके निकलते हैं तो हमें अपने देश पर गर्व होता है कि हमने भारत में जन्म लिया है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने स्कूलिंग की तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं भारतीय हूं और यह मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन आज की डेट में पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए, अपने सिस्टम के काम को देखते हुए, अपने देश में हो रहे अलग अलग चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे पास उन पुरानी बातों के अलावा गर्व करने का कोई नया विषय उपलब्ध नहीं है। मुझे आज भी भगत सिंह पर गर्व है, महात्मा गांधी पर गर्व है, मुझे आज भी उन सभी बलिदानों पर गर्व है जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए। लेकिन आज हमारा देश क्या हो गया है? आज हमारे देश में कुछ ऐसी गिरी मानसिकता वाले लोग आ गए हैं, या ऐसी उनकी मानसिकता हो गई है कि देश कुछ नहीं है, जो कुछ है वो स्वयं है। आज हमें फिर से इन बातों पर पुनः विचार करना चाहिए और हर एक भारतवासी को करना चाहिए। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं और आप एक सच्चे देशवासी होने का दम भरते हैं, तो आज आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जो बातें आज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्या वही चीजें आपके मन में भी नहीं चुभती हैं? क्या आपको यह चीज बुरा नहीं लगता कि एक बेजुबान जानवर को कुछ लोग पटाखे खिला देते हैं? क्या आपको यह बुरा नहीं लगता कि आपके कुछ मजदूर साथी जिनके पास पैसे नहीं है, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और रास्ते में कहीं ना कहीं किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं? क्या आपको इस चीज पर गुस्सा नहीं आता कि कोई भी भर्ती निकलती है वो पूरी होती ही नहीं है? बेरोजगारी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब या तो अंधे हो गए हैं या तो बहरे हो गए हैं। आखिर सुने भी कैसे? क्योंकि जो कारकथानी होती है वो भी तो उन्हीं के द्वारा होती है। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, निकाला हुआ है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। चलो एग्जाम का वेट कर लेंगे, जब होगा तब एग्जाम दे लेंगे। किस मानसिकता से एग्जाम देंगे? लगातार कितने दिन तक तैयारी करेंगे? आखिर पढ़ने लिखने और पढ़ाने की भी तो एक सीमा होती है। यह सब चल ही रहा था। अभी उत्तर प्रदेश में एक भर्ती जो पिछले 18 महीने पहले आई थी, जिसे 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में बातचीत की जा रही थी, उसकी काउंसलिंग हो रही थी। मतलब 2 या 3 दिन में लोगों को नौकरी मिल जाती, लेकिन वहां पर भी यह भर्ती जाके कोर्ट में अटक गई। असली जिम्मेवार कौन है इन सारी चीजों का? जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कई सारे लोगों की जिम्मेदारी है। सभी अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शायद जिन 69,000 भर्ती से या 69,000 जो शिक्षक हमारे प्राइमरी में जाते, अगर वो मान लेते हैं कि 10 बच्चों को भी एक टीचर पढ़ाता, तो 6,90,000 बच्चे हर साल अपने जीवन में नई शिक्षा की रोशनी को देख रहे होते, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के सपने को देख रहे होते। लेकिन यह भर्ती 1 साल तो टल चुकी है, दूसरा साल भी इसका टलने वाला है, और लगातार जिस तरीके से कोर्ट केस हो रहे हैं उस तरह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह भर्ती अभी हाल फिलहाल बहुत जल्दी संभव हो पाएगी। यहां पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है, यहां पर प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है, और सबसे बड़ा सवाल तो हमारे और आप पर उठता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको पूरा प्रकरण समझाता हूं। आज जो मैं बात करने आया हूं वो सिर्फ इसी भर्ती के बारे में करने आया हूं कि इस भर्ती को जब शुरुआत हुई तो पहले इसमें कोई कट ऑफ नहीं था, फिर सरकार द्वारा यहां पर एक कट ऑफ लगाया गया, जिसे सो कॉल्ड 60-65 कट ऑफ कहा गया। उसके खिलाफ याचिका दायर की गई और वो सिंगल बेंच में सरकार केस हार जाती है, डबल बेंच में सरकार केस जीतती है। फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया बड़ी तेजी से शुरू की जाती है, लेकिन फिर अचानक से आंसर की मुद्दे पर इस प्रक्रिया पे ग्रहण लग जाता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार सरकार भर्ती कराना चाह रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भर्ती होने ही नहीं देना चाहते। 69,000 भर्ती है, परीक्षा के मुताबिक लगभग 1.5 लाख लोग, लगभग 1.5 लाख, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 1.5 लाख लोगों में से सिर्फ 70,000 लोगों को, 69,000 लोगों को नौकरी मिलनी है, बाकी के जो 70,000 हैं उनको बाहर रहना पड़ेगा।
और ऐसे में जो चयनित हो गए हैं वो हाई मेरिट वाले लोग हैं, जिनका नंबर अच्छा है, जो सिलेक्शन के काबिल थे। और सरकार का भी यही मंशा है कि इतना हाई कट ऑफ लगाने के पीछे उनका रीजन ये है कि डॉक्टर चाहे जैसा आ जाए, क्योंकि डॉक्टर आएगा तो एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकेगा, इंजीनियर आएगा तो एक इमारत खराब कर सकेगा, लेकिन अगर एक शिक्षक गलत आ गया तो वो समाज में आने वाली पीढ़ी को बेकार कर सकता है। और ऐसे में अब यहां पर नई मानसिकता निकल के आती है। लोग जिनकी नोकिया 2310 जैसा फोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, वो आईफोन लिए घूम रहे हैं। जिनके पास एक छोटी सी फटफटिया नहीं थी, वो स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कौन है ये लोग? जिनके पास लोकल ब्रांड के कपड़े पहनने लायक नहीं थे, वो आज लेवाइस जैसे बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहने घूम रहे हैं और अपने आप को सो कॉल नेता कहते हैं। बोलने की तमीज नहीं है, ये नहीं पता है कि क्या ग्राउंड होता है क्या नहीं होता, लेकिन केस करने के लिए आगे। ऐसा ही एक नाम अजवाइन पंसारी टाइप का कुछ है, वो अक्सर 68,500 में भी उन्होंने इस तरह के अड़ंगे लगाए और अब 69,000 में भी उन्होंने कोर्ट केस करके अड़ंगे लगाए। आप मुझे एक बात बताइए, आपने मर्डर किया हो, लेट अस सपोज आपने मर्डर किया है और आप किसी वकील के पास जाते हैं, आप लाख गलत हैं, लेकिन अगर आप वकील से कहेंगे साहब हमने हत्या कर दी हमको बचा लो, वकील क्या कहेगा? हम बचा नहीं पाएंगे। वकील को पैसे चाहिए होते हैं, वो जरूर बचाएगा आपको, वो बचाने की कोशिश जरूर करेगा, और नहीं बचाने की कोशिश करेगा तो बहाना जरूर करेगा कि हम आपको बचा ले जाएंगे। क्यों? वकील को केस जीतने और हारने के पैसे नहीं मिलते, वकील को केस लड़ने के पैसे मिलते हैं। और यहीं पर फिर वकीलों की दलाली का केस शुरू होता है। यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ इसलिए फंस रही है क्योंकि लगातार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को लेते हुए, अपने निजी स्वार्थ को आगे रखते हुए 69,000 बेरोजगार युवाओं के पेट पर लात मार रहे हैं। साथ साथ उसके पीछे आने वाले 6,90,000 जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, जिनकी शायद किसी को फिक्र नहीं है, उनके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है कि वो 1 साल नहीं पढ़ेंगे, 2 साल नहीं पढ़ेंगे, 3 साल नहीं पढ़ेंगे, क्या फर्क है नहीं पढ़ते हैं तो। क्योंकि कई सारे तो ऐसे भी मानसिकता वाले जाने वाले हैं ना, जो जाएंगे स्कूल में, हम स्कूल में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, हम इधर उधर करके सेटिंग कर लेंगे, ऐसा भी तो होता है। तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से रुक रही है, और ये तब तक रुकती रहेगी जब तक आप और हम जागेंगे नहीं। आप ये नहीं समझेंगे कि वाकई में आप जिस चीज के लिए केस करने जा रहे हैं वो वाकई में चीजें सही है या गलत। आपको लोग भटकाते रहेंगे, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, ना आपको भर्ती होने देंगे, ना जो हो सकते हैं उनको भर्ती होने देंगे, और इस बीच में भर्ती का बन जाएगा भर्ता। और जो 6,90,000 बच्चे जो हर साल पढ़ सकते थे, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम आंकड़ा है जो कम से कम इतने बच्चे पढ़ सकते थे, ना वो आज पढ़ पाएंगे ना वो अगले साल पढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके बाद मान लीजिए शिक्षक पहुंचे भी तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे पास आई कि सर उसमें जनरल हो गया, सर उसमें ओबीसी का कुछ हो गया। अरे भाड़ में गया यार जनरल ओबीसी, तुम लोग कितनी जिंदगी भर जनरल ओबीसी करते रहोगे? क्या मिला है तुमको जनरल हो गया और क्या मिला है तुमको ओबीसी हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा बेवकूफ बनाए जाने के पैतरे होते हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप नौकरी कर लेंगे। सरकार का भी मेरा सवाल है, ये बताइए कि आपका जो आंसर की वाला मुद्दा है वो क्या आपने ऐसा बना दिया भाई, जब आपको पास एक ऐसा अधिकारी नहीं है। आप, मैंने सुना है 3 स्तरीय कमेटी होती है, 3 स्तरीय कमेटी के बाद भी 150 प्रश्न आप सही सेट नहीं कर पाए, ऐसे सेट नहीं कर पाए जिसको कोर्ट में ना जाना पड़े। आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आदमी जब मर्डर करता है या किसी घर में चोरी करता है तो वो सिर्फ एक घर में अपराध करता है, आप 69,000 परिवारों के घर में अपराध करवा रहे हो। इट्स ए क्राइम। जो पेपर सही नहीं बना पाता उसको अधिकारी क्यों बनाया गया, और जब वो अधिकारी बना तो उसको क्या चेक किया गया? UPSSC का हाल देखिए, भर्ती हो ही नहीं रही है, कोई कैलेंडर आ ही नहीं रहा है। आदमी पागल हो जाएगा यार, वाकई में परेशान हो जाएगा कि जब UPSSC जैसा अच्छा खासा आयोग, सारी सुविधाएं हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप उनको सैलरी के तौर पे देते हो, कर क्या रहे हैं भाई? सुबह ऑफिस आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, फिर इसके बीच में वो क्या करते हैं? एक कैलेंडर नहीं जारी कर पा रहे कि लेखपाल की भर्ती कब आएगी, UPP की भर्ती कब आएगी, ये कब होएगा वो कब होएगा, कुछ पता ही नहीं है। सब अंधे पीछे कुत्ते खाए वाला हिसाब किताब चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा एकदम। अब इस व्यवस्था पे मैं कैसे गर्व कर लूं कि मैं भारतीय हूं? आप बताओ, आप गर्व कर सकते हो इस व्यवस्था पर? जो पैसे वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे, जो पैसे वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपना होटल खोल लेंगे, लेकिन जो गरीब युवा है जिसके पास 8-10 लाख, क्योंकि इससे कम में आप कोई धंधा शुरू भी नहीं करने देते हो, क्योंकि जब किसी को प्राइवेट फैक्ट्री लगानी होती है, मैंने लगाई है, मुझे पता है, तब आपका MSME का रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर GST का रजिस्ट्रेशन कराओ, जितने का मेरी फैक्ट्री में माल नहीं होते के तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। और फिर उसके बाद भी कभी आपका पॉल्यूशन कमिश्नर आ जाएगा, कभी आपका इनकम टैक्स कमिश्नर आ जाएगा, उसको सेटिस्फाई करो, फिर कभी आपका सेल टैक्स कमिश्नर आ जाएगा, फिर कभी आप कहोगे कि प्रदूषण ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। हमें एक दिन की रियायत नहीं देते हो आप। एक दिन अगर हमारा इनकम टैक्स लेट हो जाए तो उसका आपने 10% चार्ज कर देना है,
और ये जो पेपर बना रहे हैं 150 नंबर का, 150 पेपर नहीं बना, 150 क्वेश्चन का पेपर नहीं बना पाते हैं, उनको फ्री की सैलरी दिए जाने जा रहे हो। ये सैलरी कहां से आ रही है? हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही तो आ रही है। जो परीक्षार्थियों द्वारा जो आप पैसा वसूल रहे हो 600 रुपए 500 रुपए, वह उसी के जरिए तो आ रही है। आपको जवाब देना होगा सर जी, आप किसी भी स्तर पे हो आपको ये जवाब देना होगा और आपको हमारे बारे में सोचना होगा। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो बनाया, कल कोई और बना देगा। अब कोई लोग कहेंगे तुम क्या नेता बन रहे हो? भाई हम नेता नहीं बन रहे, पहली बात तो ये समझो। लेकिन कभी कभी भड़ास निकालने का मन होता है, मंच है हमारे पास, इसलिए भड़ास निकाल देता हूं मैं। पिछली बार रेलवे पे ऊपर निकाली थी, इतनी बार ये 69,000 भर्ती पे निकाल रहा हूं। और भाई जो लोग ये चंदा वंदा करके यार ये कोर्ट केस करते हो, तुम लोग भी थोड़ा समझो यार। एमआरसी के ऊपर तुम लोग मुद्दा बनाए हुए हो, एमआरसी का ग्राउंड भी पता है ढंग से, सही ढंग से कोई शासनादेश देखा भी है कि एमआरसी में होता क्या है और सरकार ने गलत किया है या सही किया है, तब तुम्हें समझ में आएगा ना। जब तुम किसी को पता करोगे, तुमको वकीलों ने बता दिया केस कर दो, तुमको क्या पड़ी है? हाँ केस कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, जो एक एक महीने की तनख्वाह के लिए रो रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं से हमारी नौकरी लग जाए, उसके पेट पे लात मारे दे रहे। उसने दिन रात मेहनत की, परीक्षा में नंबर लाया, परीक्षा में नंबर लाने के बाद अब तुम लोगों का तमाशा चालू है। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। क्या कर सकते हैं भाई? करने के लिए तो आप यही कर सकते हैं कि जहां आपके साथ गलत हो वहां आप गलत के साथ लड़े, और जहां आपको लगे कि आप फालतू की बकवास हो रही है उनको कतई आगे ना जाने दें। जितना ताकत से आप रोक सकते हो उतनी ताकत से रोकने की कोशिश करो। जिस स्तर पे कर सकते हो उस स्तर पे करने की कोशिश करो। सरकार की मंशा है, क्योंकि कभी भी सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद 3 दिन के अंदर डबल बेंच में याचिका दायर नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस भर्ती को कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। लेकिन कुछ लोग जिनके चंदे में कमी आ जाएगी, क्योंकि अगर भर्ती होगी, भर्ती कोर्ट में जाएगी तो पेशी होगी, पेशी होगी तो वकील के पैसे होंगे, वकील के पैसे होंगे तो वकील के पैसे के नाम पे चंदा आएगा, फिर और एक पेशी होगी, फिर और एक पेशी होगी। तो उनका जो बेरोजगारी वाला हिसाब किताब था, जो वो आईफोन उनके जेब में आ गया है, जो स्विफ्ट डिजायर आ गया, उसका पेट्रोल का पैसा तो निकलता रहेगा उनका। और आप ये सही चीजें समझ नहीं पा रहे। उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। ये भाई साहब जो आपके अजवाइन पंसारी जी हैं, ये 68,500 में भी इसी तरह की नौटंकी कर रहे थे। सब कुछ पता चला मुझे इनके बारे में, सब कुछ बताया गया मुझे इनके बारे में। ये 68,500 में भी यही कर रहे थे, 69,000 में भी यही कर रहे थे। और आप इनके उससे पहले का जीवन स्तर देखिए और आज का जीवन स्तर देखिए, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। क्या कभी भी आपके ये जो सोकाल नेता हैं, जिनको आपने बिना पार्टी का नेता बना रखा है, अपना जो नवयुवक है 25-25, 26-26 साल के लड़के हैं और जो आपने नेता बने घूम रहे हैं, कभी भी उन्होंने ये बताया कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है? कभी भी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक वकील को एक पेशी के लिए कितनी फीस दी है, कितना पैसा उनके पास बचा हुआ है, आगे किसी डेट पर वो वकील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये पैसा किसका था? किसका पैसा? उनका पैसा नहीं, ये आपका पैसा है जो आपने उनको दिया है केस करने के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को निराशा लगी है। क्यों? इस भर्ती में सबसे ज्यादा सेफ वही व्यक्ति है जो पास हुआ है, जिसमें पूरी तरीके से नंबर आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर धांधली हुई है, मानता होगा धांधली हुई होगी, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा यूपी के अंदर होती ही नहीं है जिसमें धांधली ना होती हो। साफ साफ तौर पे बात सुन लीजिए, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती, चाहे वो आयोग की हो चाहे किसी को। 1-8% धांधली होती ही होती है। जिसके 142 नंबर आए, 143 नंबर आए, वो भी अपने आप को सेफ ना समझे भाई। आज नहीं कल कोई ना कोई उनके पीछे भी रिट डाल ही देगा, उनकी जांच हो ही जाएगी। इसमें सेफ सिर्फ वही व्यक्ति है जिसने मेहनत से पढ़ाई की है और आगे आने पर वो भर्ती पा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी अंतरात्मा को थोड़ा सा चोट पहुंची होगी, लेकिन वो जरूरी है। जागिए भाई, सभी लोग समझिए इन बातों को कि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। आपको अपना प्रयास करना है और एक वादा मुझसे करना है कि जब कभी भी आपका इस 69,000 भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा तो जिस भी विद्यालय में आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप वहां जाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ मत करना, कम से कम 2 बच्चों की जिंदगी बना देना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो ताकत दी है, ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है। आप पढ़े लिखे हो, आप जाके जीवन को संवार सकते हो। और अगर हम इसी तरीके से करते रहे ना, तो आज मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि भगत सिंह के अलावा उनको और कोई गर्व करता हुआ नजर नहीं आएगा। हमें भी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, हमें भी अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। जहां प्राइवेट सेक्टर लगातार ऊंची उड़ान भरता चला जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी सेक्टर हमेशा एक धब्बा अपने ऊपर लेता चला रहा है। हो सकता है कि मेरे बोलने से आपको कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन मेरे मन को शांति मिल गई है कि मैंने अपनी बात किसी से तो कह दी और शायद कुछ लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो सावधान हो जाइए। जो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, जिनका खुद एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो आपके नेता बने बैठे हैं और आप उन्हें बेफजूल का अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उन्हें देते चले जा रहे हैं। और ये केस वेस करना बंद कर दो। आप लोगों से भी मेरी विनती है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनकी नौकरी लग जाने दो।
क्योंकि सरकार एक तो भर्ती बड़ी मुश्किल में निकालती है, उसके बाद भर्ती निकलती है तो उसके बाद 1.5-2 साल में एग्जाम कराती है, 1.5-2 साल में एग्जाम कराने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद आप लोगों को ये सब चालू हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन खामखा बिना किसी मुद्दे को, बिना जानकारी के बस कोर्ट केस, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, क्या है यार। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें भी कम से कम ऐसा एक नियमावली बनानी चाहिए। आपके पास इतने बड़े बड़े भैया आईएएस पीसीएस बैठे हुए हैं, किसी एक अधिकारी को आप काम दे दो कि 2 दिन तुम छुट्टी ले लो, आराम से बैठकर नियमावली बना लो और उसमें एक एक पॉइंट को स्पष्ट कर दो। और नहीं कर सकते हो तो बाकी प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपका आंध्र प्रदेश है, वहां से नियमावली उठा के कॉपी कर लो, उसी के हिसाब से भर्ती कर दो। कम से कम ये तो नहीं होगा कि बार बार कोई चीज पेच फंस रहा है, यहां से उठ रहे हैं, वहां से उठ रहे हैं, यहां से उठ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीजें मेरी जो मैंने कहना चाहता हूं वो समझ में आया होगा। इसका सबसे बड़ा गुनहगार जो मेरे हिसाब से है, ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति अंधे हो गए हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को प्यार। देखिए, आपके और हमारे परिवार वाले बच्चों को, जिनका घर से संपन्न है, उनके बच्चों को प्राइमरी विद्यालय की शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और भगवान ना करे कि शायद इस तरह का कुछ उन्हें जरूरत भी पड़े, या फिर वो हमेशा अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। भाई मैं आपसे लाख कहूंगी भाई अपने बच्चों को आप प्राइमरी पढ़ा दो, आप नहीं पढ़ाओगे क्योंकि आप जानते हो कि वहां पे एक ऐसी मानसिकता वाला टीचर है जो जनरल ओबीसी एससी एसटी के रूप में फंसा हुआ है। धर्म के नाम पर हमारे यहां लड़ाई होती है, जाति के नाम पर हमारे यहां लड़ाई होती है, हमारे यहां लड़ाई किसी भी मामले में हो जाती है। आजकल क्या हो गया, फेसबुक में फैशन बन गया, जिसका मन करता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरिया देता है, जिसका मन करता है वो योगी आदित्यनाथ को गरिया देता है। कोई पद की सीमा ही नहीं है, जिसका जो मन में आया, जो समझ में आया, उस हिसाब से लॉजिक चल रहा है। भाई कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है, उन सारी चीजों के अंतर्गत रहिए और ये फेसबुक या नॉलेज से थोड़ा बचे रहिए, समझिए अपने आप को और कुछ ऐसा करिए जिससे समाज की उन्नति हो। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस था, आप में से कितने लोगों ने पेड़ लगाए? किसी ने नहीं लगाए होंगे, कुछ लोगों ने लगाए होंगे, 10-5 पेड़ लगा दिए होंगे, खत्म काम। और कई लोगों को यह भी नहीं पता चला होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है, 69,000 भर्ती में भर्ती करने जा रहे होंगे। बहुत बुरी हालत है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कैसे ये सारी चीजें सुधरेंगी। फिलहाल अप टू यू, आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपने विचार जरूर लिखकर भेजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, तो उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपकी भावनाओं को आहत करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालना था, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना था। और शायद ये वीडियो किसी सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंच जाए या किसी वो जो चंदा लेने वाले लोग हैं उन तक पहुंच जाए, तो शायद उनको समझ में आए कि हाँ ये चीज गलत कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उन बच्चों के बारे में भी सोचे, शायद अगर ये भर्ती समय पे हो जाएगी तो 1 साल उन छोटे छोटे बच्चों का बच जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।